नमस्कार साथियों, मैं अनुज लाल आज आपके सामने यूपीपीसीएसजे मुख्य परीक्षा के विषयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर और तथा उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ। धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बताया गया है। पहली बात क्या है कि इस संहिता की कोई बात ऐसे आदेशों को जो न्यायालय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो, उनको पारित करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्य प्रकार से प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। न्याय के उद्देश्य या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा इसे अन्य प्रकार से प्रभावित करने वाली नहीं समझा जाएगा। इसमें मुख्य वाद में मनोहर लाल सेठ बनाम सेठ हीरालाल 1962 का वाद है। दोस्तों, इस वाद में यह कहा गया कि धारा 151 किसी न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह ऐसा अधिकार है जो न्यायालय में अंतर्निहित है, इसलिए कि उसका कार्य जो पक्षकार उसके समक्ष है, कोर्ट के समक्ष, उनके बीच न्याय करना है। अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को न्याय, साम्य एवं शुद्ध अंतःकरण के आधार पर वादों को निर्णित करने के लिए सशक्त करती है। न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं कर सकती। इसमें दूसरा वाद है दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम करण सिंह विनायक 2002। इस वाद में यह कहा गया कि अभी निश्चित मामलों को अपना विचारण, इस मामले में कहा गया कि अपने द्वारा निश्चित किए गए मामलों के विचारण करने का आदेश सेक्शन 151 के अंतर्गत नहीं दे सकते हैं। अर्थात कोई भी कोर्ट जिसके द्वारा कोई जजमेंट, कोई डिग्री पारित की गई है, वो उन मामलों को फिर से विचारण करने का आदेश अपने आप को ही नहीं दे सकते हैं। अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत ये नहीं आता है। ये काम जो है उनके सीनियर जो जज हैं, अपर कोर्ट हैं, वो उनका काम है। ठीक है। न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्यायालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना चाहिए। यह बात भी पश्चिम बंगाल राज्य बनाम करण सिंह विनायक के मामले में बोला गया था। अब देख सकते हैं कि अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किन किन मामलों में हो सकता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, देखते हैं। अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग वादों के संयुक्त विचारण, यह भी उसका ट्रायल होना है, उन ऐसे केसेस जिनका भी ट्रायल होना है उनके संयुक्त विचारण के लिए हो सकता है। दूसरा, अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग उस समय भी हो सकता है जब किसी भूल को सुधारना हो, जजमेंट से रिलेटेड नहीं, सिर्फ जो क्या कहते हैं लिपिकीय त्रुटियां हैं उनको सही करने के लिए। अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसी वाद में पक्षकार को बढ़ाने या उसमें परिवर्तन करने के लिए भी हो सकता है। अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग अकिंचनवाद के मामले में प्रतिरक्षा का अवसर देने के लिए भी होता है। इसी प्रकार वादों या अपीलों का समेकन करने के लिए, उनको समेट के समाप्त करने के लिए भी होता है, ताकि किसी मामले को यदि आवश्यक है, लगता है कि नहीं ज़रूरत है, तो हो सकता है उसका जो सुनवाई है वो कार्य थोड़ा तेजी से हो सके। और छठा पॉइंट क्या है इसमें कि अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्यायिक अवमानना के लिए सरसरी तौर पर न्यायिक अवमानना की मामलों को देखने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज का एक छोटा सा प्रश्न। दोस्तों, हमारा